आज की ये जो ऑनलाइन सत्र है, आज की जो ऑनलाइन ये जो हमारा सत्र और गोष्ठी परिचर्चा का है, ये बहुत खास महत्व का है। क्योंकि आज हम अंतरराष्ट्रीय वामा अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष, इंडिया नेट बुक्स के प्रकाशक, पत्रकार, साहित्यकार, समीक्षक, व्यंग्यकार डॉक्टर संजीव कुमार जी की पुस्तक ज्योतिर्मय, जिसकी ज्योति आज मंच पर आलोकित होने वाली है, उसकी परिचर्चा में सम्मिलित हुई है। जिनकी 296 पुस्तक प्रकाशित कर जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। और यह पुस्तक ज्योतिर्मयी ज्ञान का नृत्य का ज्ञान कोश, पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, ज्योतिर्मयी के नीचे डॉक्टर साहब ने ज्ञान नृत्य का ज्ञान कोश। तो जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये केवल कला नहीं है नृत्य, बल्कि ज्ञान, साधना और आध्यात्म का के प्रतीक की ओर हमें लेकर जाती है। और नृत्य का ज्ञान कोश नृत्य की उन गहराइयों को उजागर करती है जहां गति, भाव और चेतना एक हो जाते हैं। तो पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ। इस महत्वपूर्ण कृति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिर्मय के रचयिता डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं, अंतरराष्ट्रीय वामा अकादमी की निदेशक, वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय संतोष श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार, लघु कथाकार, समीक्षक आदरणीय श्री BL आच्छा जी हैं, और वरिष्ठ साहित्यकार मेरे अग्रज परम आदरणीय विजय तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। तो लोक कौशिक जी और गरिमा जी कुछ ही देर में हमारे साथ उपस्थित हो जाएंगी। ओम प्रकाश प्रजापति जी भी एक कार्यक्रम में समय मिलते ही वे हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हम आप सबका स्वागत करते हुए, अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए, शब्द सुमन समर्पित कर विधिवत स्वागत के लिए मैं अपनी बहुत प्रिय सखी और वामा अकादमी की उपाध्यक्ष श्रीमती उमंग सरीन जी को आमंत्रित करती हूँ, जो अपनी गहन संवेदना, सशक्त लेखनी और मधुर वाणी से आज के इस कार्यक्रम का स्वागत करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, हमें उस कार्यक्रम के लिए मंच को जीवंत बना करके वापस सौंपेंगी। बहुत बहुत स्वागत है उमंग सरीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय शकुंतला जी, आज के आयोजन में मुझे स्वागत उद्बोधन के लिए बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और कहती हूँ, शब्द सुवासित भाव है, रस की बहती धार, आज के अनुष्ठान में स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार। तो अपने इस दोहे के माध्यम से मैं आप सभी गुणी जन का, साहित्यकारों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के साहित्यिक अनुष्ठान में, जो वामा अकादमी के प्रांगण में हो रहा है। आप सबका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मंच पर हमारे सम्मुख साहित्य जगत के बहुत प्रतिष्ठित प्रबुद्ध साहित्यकार हमारे सम्मुख विराजमान हैं। तो उनका स्वागत मैं एक एक करके करती चलूंगी और फिर कार्यक्रम की बागडोर जो है आदरणीय शकुंतला जी के हाथ में सौंपूंगी। सर्वप्रथम मंच पर मैं स्वागत करती हूँ आज की जो हमारे उत्सव मूर्ति हैं, वरिष्ठ साहित्यकार एवं वामा अकादमी के संस्थापक आदरणीय संजीव कुमार जी का, जिनके महत्वपूर्ण और एक अनूठे काव्य संग्रह ज्योतिर्मय, जैसा कि शकुंतला जी ने बताया, नृत्य का ज्ञान कोश, उसी पर आज बहुत से प्रबुद्ध साहित्यकारों के विचारों का हम आदान प्रदान करने वाले हैं। एक परिचर्चा का आयोजन है। तो आदरणीय संजीव जी, आपका आपके ही घर में, आपके ही धन्यवाद। स्वागत है आदरणीय आपका। इसके बाद जी, श्रृंखला में मैं आगे स्वागत करती हूँ। आज हमें विशेष सानिध्य मिल रहा है बहुत ही प्रतिष्ठित और वरिष्ठ साहित्यकार
भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय संतोष श्रीवास्तव जी का, जो एक जाना माना नाम है साहित्य की दुनिया में। वामा अकादमी की निदेशक हैं और विश्व मैत्री मंच की संस्थापिका हैं, और बहुत से लोगों को साहित्य के मार्ग पर प्रेरणा देती हुई चल रही हैं। मैं उन्हें हृदय तल से उनका अभिनंदन करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। स्वागत है आपका आदरणीय संतोष जी, तहे दिल से। जी, और पुस्तक पर अपने बहुमूल्य विचार रखने के लिए हमारे बीच हिंदी जगत के, हिंदी साहित्य के प्रबुद्ध साहित्यकार उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति, उनका समय, उनके विचार हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं, और मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। आदरणीय BL आचा जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मंच पर, जो शिक्षाविद हैं, प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, लघु कथाकार हैं, हिंदी के सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं। ऐसे गुणी जन आज हमारे मंच पर हैं। आचा जी, आपका मैं बहुत सम्मान और स्नेह के साथ स्वागत करती हूँ। स्वागत है आदरणीय आपका। और मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, हमारे बीच हैं आदरणीय विजय कुमार तिवारी जी, जो सेवानिवृत्त बैंकर हैं और देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, और साहित्य जगत में उनका एक श्रेष्ठ मुकाम है। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके विचारों को और आपकी परिचर्चा को सुनने का हमें सौभाग्य मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर आदरणीय विजय जी आपका। और मैं स्वागत कर लेती हूँ अभी जो थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, आदरणीय ओम प्रकाश प्रजापति जी, जो ट्रू मीडिया के प्रधान संपादक हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, साहित्य सेवी हैं। वो बाद में जुड़ेंगे, लेकिन मैं उनका इस मंच पर अपनी तरफ से तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगी डॉक्टर गरिमा इंदौर से। वो भी शिक्षाविद हैं, हिंदी की साहित्य प्राध्यापक हैं और प्रबुद्ध साहित्यकार हैं। थोड़ी देर बाद वो जुड़ेंगी, लेकिन मैं अभी से उनका स्वागत अभिनंदन कर लेती हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही मैं स्वागत कर लेती हूँ मेरी बहुत प्यारी सखी, वरिष्ठ साहित्यकार, कर्मठ साहित्य सेवी आदरणीय शकुंतला मित्तल जी का, गुरुग्राम से, जो वामा अकादमी दिल्ली इकाई की अध्यक्ष हैं, और जिनके सधे हाथों में आज के कार्यक्रम की बागडोर है। ऐसी कुशल संचालिका का और वरिष्ठ साहित्यकार का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। शकुंतला जी, अब आगे की बागडोर आपके हाथ में है। स्वागत है आपका, आइए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर और मधुर वाणी में, रस सिक्त वाणी में आपने इतना सुंदर सबका स्वागत किया है कि मंच बहुत और भी ज्योतिर्मान हो गया है। एक तो डॉक्टर साहब की कृति का नाम ज्योतिर्मयी, तो उसकी आलोक किरणें अभी प्रस्फुटित होंगी, और दूसरा आपकी वाणी ने इस मंच को और भी आलोकित कर दिया है, प्रकाश सिक्त कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु की ओर, जिनकी लेखनी में ज्योतिर्मयी जैसी गहन कृति ने जन्म लिया। आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी आज हमारे मध्य उपस्थित है। डॉक्टर साहब, पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे इस पुस्तक के सृजन और उसके भावलोक को जानने की हम सब में जिज्ञासा है। तो सर्वप्रथम मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि ज्योतिर्मय का लेखन किस प्रेरणा से आरंभ हुआ? क्या इसके पीछे कोई विशेष अनुभव था, या कोई नृत्य प्रसंग ऐसा रहा जिसे आपके दिल ने एकदम महसूस किया, छुआ, और आपने ज्योतिर्मयी को लिखने का निश्चय किया? तो कृपया आप हम मुझे और हमारे साथ जुड़े सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी। साथ ही मेरा अभिनंदन, नमन संतोष दीदी से, अपने विजय कुमार तिवारी जी से, और हमारे मेंटर BL आचा जी, और साथ ही में उमंग सरीन जी भी हैं, जो इस कार्यक्रम को रैप अप करने में मदद कर रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत कहीं तो होती है। इस नृत्य से संबंधित बातों की शुरुआत
आज के बहुत पहले की है। मैं समझता हूँ 20 साल पहले की। मेरी छोटी बेटी नृत्य में पारंगत है और श्यामक डाबर से उसने नृत्य कला सीखी। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न में, जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे, आज के कोई 15 साल 16 साल पहले, तो उस टाइम उसका सिलेक्शन हो गया ट्रुप में। तो इस विषय था उसको उस लाइन में जाने दिया जाए कि न जाने दिया जाए, क्योंकि एक बार अगर वो ग्लैमर देखा ही तो उसके दिमाग में लग जाएगा। तो मैंने उसको समझाया। हमने कहा तुम्हें नर्तकी बनना है या सुपर नर्तकी? उसने बताया मेरा तो डांस का शौक है, वो पूरा होना चाहिए। हमने कहा व्यवसाय तो नहीं बनाना। तब उसको मैंने समझाया कि तुम पहले एमबीए करो, एमबीए करने के बाद कहीं पर प्लेस हो जाओ, और फिर उसके बाद तुम अपने पैशन को, अपने नृत्य प्रेम को जागृत करो। उससे तुम्हें बड़ा नाम मिलेगा और तुम्हारी इज्जत की जाएगी, नर्तकी नहीं कहेगा कोई। तो उसकी बात, उसको बात समझ में आई। उसने कहा ठीक है। अंततः पहले वो एमबीए करने सिंगापुर गई, फिर वहाँ से लौट करके वो यूएसए में चली गई। यूएसए में उसने दोबारा एमबीए में एडमिशन ले लिया फाइनेंस में। तब उसको नज़ारा दिखा जो हमने उसको कहा था। उसने देखा कि उसकी कितनी इज्जत हो रही है। डांस डांस उसका बहुत अच्छा है। आप देखना चाहें तो आपके क्या नाम, यूट्यूब पर। यूट्यूब पर शुभ्रा मणि का नाम तलाशें, आप देखेंगे क्या गजब का डांस करती हैं। खैर, वहाँ से मेरे नृत्य के बारे में थोड़ी थोड़ी जिज्ञासा पैदा हुई। फिर मेरी भेंट हो गई शोभना नारायण जी से। उनसे नृत्य के बारे में काफ़ी चीज़ें समझी, सीखी। और बल्कि ये हुआ कि हमारे जो अवार्ड फंक्शन में शोभना जी के 2 प्रतिनिधियाँ लड़कियाँ आती हैं जो नृत्य का कुछ अंश पेश करती हैं या गीत का पेश करती हैं। तो इस तरीके से शोभना जी हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ गए, तो मैंने उनसे उनसे भी काफ़ी सीखा। इसके बाद हमने एक किताब लिखी जिसका नाम था उर्वशी। उर्वशी उर्वशी और अर्जुन के बीच की कहानी है, वो लिखी। दीदी ने जो कहानी लिखी है वो पुरुरवा और उर्वशी के बीच की है। खैर, तो उर्वशी एक लाइन में आ गई। मतलब इस तरीके के कई इंस्टेंसेस होते गए जिसमें नृत्य 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 मेरे पास आसपास मुझे अट्रैक्ट करता रहा। फिर हमारी बेटी की 2 सहेलियां थी, उन्होंने कथक नृत्य सीख लिया, उनका भी देखने गए। फिर हमारी बड़ी वाली बेटी ने वहीं यूएसए में कथक सीखने के लिए ज्वाइन कर लिया। क्या बात है। इस तरीके से नृत्य चारों तरफ बिखरा हुआ दिख रहा था, तो हमने कहा इसको समेट दिया जाए। नृत्य की भाव भंगिमाएं, नृत्य की कलाएं, नृत्य के रूप, नृत्यांगना, विशिष्ट नृत्यांगना के तौर पर जाने जाने वाले चेहरे, इंद्र के इन इन सभा में जो 36 अप्सराएं हैं, नर्तकियां हैं, उनके बारे में। तो जब सारा एक काम सामान इकट्ठा हुआ तो मुझे लगा अरे ये तो बड़े काम की चीज़ हो गई। बस ज्योतिर्मय बन गई। क्या बात है। आपने डॉक्टर साहब, इस उत्तर की अपेक्षा मैंने बिल्कुल नहीं की थी। मुझे नहीं पता था कि इसकी जो जड़ें हैं इतनी दूर आपके परिवार और आपके आत्मीय मित्रों के बीच ही फैली हुई हैं। मतलब आपने तो बहुत करीब से देखा, समझा, उसका अध्ययन किया, उसे महसूस किया। तभी ये पुस्तक मैंने पढ़ते ही आपको फोन किया था हाँ कि हाँ। आपकी पुस्तक जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मतलब इससे करीब पहले, करीब 15 सालों का संकलन है, 15 years। जी बिल्कुल, वो पढ़ते समय पता चलता है। और मैं कहना भी चाहूंगी कि इस पुस्तक में, क्योंकि आपकी भूमिका भी है, तो नाट्य शास्त्र का गूढ़ दर्शन भी है, भरत मुनि की परंपरा की गूंज भी है, और आधुनिक दृष्टि का समन्वय भी है, क्योंकि आपने अपनी बिटिया को जिस तरह से समझाया है, तो वो तीनों रूप एक साथ हमें विद्यमान दिखते हैं। तो अब 296 पुस्तकें आपकी पहले आ चुकी हैं, और आप ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं।
तो ये परंपरा अब कहाँ तक जाएगी? इसके आगे कितने जीरो और लगने वाले हैं, बस यही बताइए, क्योंकि अरे पुस्तक की इतने जीरो जीरो लगाने की हिम्मत नहीं है। जीरो पीछे लगा सकते हैं, आगे लगाने की हिम्मत नहीं है। एक हजार नहीं नहीं, चौरासी आगे ही लगेंगे, लग रहे हैं। तो खैर गिनीज बुक आपने में, गिनीज बुक में 1084 का रिकॉर्ड है। तो बस वहां तक तो आप पहुंच ही जाएंगे, ये तो हमें दिख रहा है साफ साफ। और मुश्किल। उसके लिए मंच आपको बहुत शुभकामनाएं देता है। और मुझे लगता है आपको भूमिका में जो आपने हमें बताया, आपने ये सब नहीं बताया, अपने भरत मुनि के विषय में बताया, उनके नाट्य शास्त्र के विषय में बताया, पर यह अंतर कथा जो आपने हमें बताई, उसका होना मुझे बहुत जरूरी लगता है। क्योंकि उसी से समझ सकेगा कोई भी कि ये जो मैंने आपको बताया पढ़ते ही कि संघर्ष में जो उसमें गूंज मुझे सुनाई दी, और अन्य रचनाओं की भी मैंने चर्चा की थी आपसे, तो वो आपने बहुत निकट से और अपनी ही बेटी के नृत्य में, उनकी सखियों के उसमें देखा। जी। शुभ्रा के बारे में एक चीज़ और बता दूं। जी। जब नृत्य सीख लिया था श्यामक डावर से, तो यहाँ पर एक स्कूल है, एल्कॉन पब्लिक स्कूल। 4000 स्टूडेंट हैं। उस स्कूल के प्रिंसिपल हम लोगों को जानते थे, दोस्ती थी हमारी। तो उन्होंने जी। एक दिन हमें बुलाया, बोले शुभ्रा एक काम कर पाएगी, मेरे एनुअल फंक्शन के सिस्टम डेवलप कर दे, डांस का। डांस। क्या बात है। अब मैंने उससे पूछा, बोले कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। देन वो काम पे लगा दी गई। 4000 स्टूडेंट्स को लेकर 12 या 13 ग्रुप डांस तैयार किए। वाह स्पेनिश, रशियन, वाह वाह बेल्जियम, वाह। जर्मन, यूके, और उसके बाद इंडिया के कथक वगैरह वगैरह। 12 13 एपिसोड तैयार किए, और स्कूल के खेल के मैदान में कोऑर्डिनेट किया, पूरे प्रेजेंटेशन करी। वाह। अगर अगर हम वो हमको देखने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। दोबारा हमको मिले नहीं, हमने ट्राई नहीं किया। वो मिल जाए तो आप कहोगे कि क्या योगा पर पूरा डांस करा दिया, हम्म। योगासन्स पे। तो वो मास्टर चीज है, उसको पकड़ पाना बड़ा आसान काम है। हम उसी से सीखते रहे थोड़ा सा। बस ठीक है, उसी की उंगली पकड़ करके और आपने अपने अंदर, अपने भीतर नृत्य को उतारा और मास्टर बन बैठे ज्योतिर्मयी के, सृजन कर डाला आपने ज्योतिर्मयी का। तो ये तो डॉक्टर साहब के थे लेखकीय विचार, और आज हमारे साथ मंच पर इतने प्रबुद्ध समीक्षक, साहित्यकार, विचारक हैं। तो लेखक अपना एक दृष्टिकोण लेकर लिखता है, और पाठक और समीक्षक उसे किस दृष्टि से देखते हैं, ये अन्य बात है। तो आज आपकी ज्योतिर्मयी कसी जाएगी समीक्षकों की कसौटी पर। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगी, हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय वामा अकादमी की निदेशक और अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच की संस्थापक, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय संतोष श्रीवास्तव दीदी, जो कि क्षण क्षण में हमें उनकी जरूरत पड़ती है, और व्यस्तता के बावजूद हमारे आग्रह पर वे उपस्थित हो जाती हैं। तो पहले आपका छोटा सा एक परिचय मैं दूंगी। वैसे तो आपका परिचय देना बहुत कठिन है, क्योंकि अभी जो परिचय होगा, पहले परिचय में सम्मान लेने वाले होते हैं हम, पर अब ये सम्मान देने वालों की श्रेणी में है। इनके नाम पर बड़े बड़े सम्मान दिए जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश से भी दिए जा रहे हैं। तो साहित्य की बहुप्रतिष्ठित, सशक्त और बहुआयामी रचनाकार हैं आदरणीय श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी। जबलपुर में जन्मी श्रीवास्तव जी हिंदी कथा साहित्य की अग्रणी हस्ताक्षर हैं। 50 से अधिक कृतियां, उपन्यास, कहानी, कविता, निबंध और यात्रा संस्मरण के माध्यम से आपने साहित्य को नई दृष्टि दी है, और विश्व मैत्री मंच पर अनेक लोगों को सिखाया है। स्वयं ही नहीं लिखा, सिखाया है, क्योंकि मैंने अपना पहला यात्रा संस्मरण दीदी से सीख कर लिखा था। आपकी रचनाएं कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुदित हुई हैं, और अनेक विश्वविद्यालयों में अध्ययन का विषय बनी है। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, जिनमें कालिदास पुरस्कार, मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार, वागीश्वरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रमुख है। और बहुत बड़ी फहरिस्त है, जो पढ़ने की मैं सोच ही नहीं सकती, क्योंकि फिर तो समीक्षा धरी रह जाएगी। आपकी साहित्य साधना की गवाही देते हैं
संवेदना, सशक्त अभिव्यक्ति और स्त्री चेतना की प्रेरक आवाज श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। दीदी माइक आपका म्यूट है, बंद है दीदी, अभी नहीं खुला। आप स्क्रीन को टच कीजिए तो आपको दिखेगा। कुछ हो गया लग रहा है गड़बड़। हाँ, कुछ गड़बड़ स्वागत नहीं है। हुआ, वापस चले गए थे अपने जगह, अब वापस आ गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी। सबसे पहले मैं अपने प्रिय भाई संजीव जी का आभार प्रकट करती हूँ। वो हर बार चौंकाते हैं, कुछ ना कुछ नए विषय को लेकर उनका लेखन चलता रहता है और मुझे सबसे पहले सूचना देते हैं कि दीदी मैंने ये लिखा है, आप जरा देख लो। तो ये उनकी मतलब उनका बड़प्पन है जो वो मुझे लेकर चलते हैं अपने लेखन के साथ। और बहुत ज्यादा सरल हृदय हैं वो। और उन्होंने जो एक तो इंडिया नेट बुक्स उनका जो है वो बहुत किताबें पब्लिश कर रहा है, उसके क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ ही जो वामा अकादमी के उन्होंने जगह जगह केंद्र खोले हैं, वहां भी विभिन्न पुस्तकों पर जो जो चर्चाएं हो रही हैं वो भी साहित्य के लिए एक बड़ा काम हो रहा है। उनके मन में, संजीव जी के मन में हमेशा नए नए विचार आते रहते हैं और उन विचारों को वो साहित्य में प्रस्तुत कर उसको समृद्ध करते हैं, उसका कोश बढ़ाते हैं। तो ये नृत्य शास्त्र पर लिखा हुआ ये जो ज्ञान कोश है, ये नृत्य उसी पे आधारित है। और जैसा कि उन्होंने लिखा है कि यह एक ज्ञान कोश है, तो वाकई में ये ज्ञान कोश है और ज्योतिर्मयी नाम रखा है इसका। ये जो है पूरी पुस्तक, हालांकि संजीव जी मुझे पुस्तक भेजते तो ज्यादा अच्छा था, पीडीएफ पढ़ना थोड़ा मुश्किल जाता है। तो नृत्य शास्त्र के सिद्धांतों का ये एक प्रकार का संग्रह है। इसमें शास्त्रीय नृत्य की गहराइयां हैं, उसकी आत्मा और आध्यात्मिकता को उजागर करने का प्रयास किया गया है। मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि मैंने भी कथक नृत्य सीखा था हमारे जबलपुर में क्या नरसप्पा बात है, वाह जी। वाह वाह। मैंने जिक्र किया है इसका अपनी आत्मकथा मेरे घर आना जिंदगी में। और उसमें हमारे जबलपुर में एक भातखंडे विद्यालय था, तो वहां पे नरसप्पा सर थे हमारे, छड़ी लेकर बैठते थे खूब बड़ी, हम लोग नाचते थे, जहां गलती पैर में सटाक सेक देते थे। तो उससे उससे नृत्य में दृढ़ता आ गई। और मैंने 3 या 4 स्टेज शो किए, लेकिन वो स्टेज शो सार्वजनिक नहीं थे, कॉलेज के थे। हमारे कॉलेज में जो गैदरिंग होती थी, वार्षिक सम्मेलन होता था, उसमें हमने राधा की भूमिका भी निभाई है और नृत्य किया। तो मुझे ये पढ़ने में अपने वो दिन याद आ गए और मुझे लगा कि वाकई नृत्य हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे संगीत हमारी आत्मा है, संगीत को कहा गया है कि वो हमारी आत्मा है, तो नृत्य हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसके जो रचयिता है नृत्य शास्त्र के, वो भरत मुनि है। उनके बारे में बहुत सी मतलब किंवदंतियां हैं कि 2000 वर्ष पहले लिखा गया, या और भी पहले लिखा गया, या और भी बाद में लिखा गया, बहरहाल लिखा गया। और उसमें उन्होंने न केवल नाट्य कला बल्कि न केवल नृत्य कला बल्कि उसमें नाट्य कला और संगीत, इन तीनों का समावेश किया है। जो मेरी किताब है उर्वशी पुरूरवा, उसमें उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है और वो इंद्र की सभा में जो नृत्य प्रस्तुत करती है वो पूरा का पूरा भरत मुनि द्वारा वो तैयार किया गया, जिसमें संवाद भी है, लय भी है, संगीत भी है, तीनों बातें हैं। तो उसी में वो चूक कर देती है, गलती कर देती है, और उस गलती की वजह से भरत मुनि नाराज होकर उसको पृथ्वी पर शाप करके पृथ्वी पर भेज देते हैं। ये उर्वशी पुरूरवा की कथा आप सबको मालूम ही होगी, जो मैंने अपने उपन्यास में लिखी है। तो इसको भारतीय, एक्चुअली ये जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, जिसका जिक्र संजीव जी ने भी किया है, ये भारतीय कलाओं का एक प्रकार से मूल ग्रंथ है। और ऐसा कहा गया है, देखिए
नृत्य जो है, मतलब जो मैंने सीखा, तो उसके आधार पे मैं कह सकती हूँ कि नृत्य की कई मुद्राएं ऐसी होती हैं कि हमें नाचते नाचते पीछे की ओर भी आना पड़ता है। जब हम पीछे की ओर आते हैं, एक मुद्रा होती है जिसमें हम पीछे की ओर स्टेज पर आते हैं, तो वो पीछे की ओर हमारे अगले पायदान का बहुत बड़ा, मतलब एक प्रकार का बहुत बड़ा अंश होता है, जिसमें हम अगला प्रस्तुत करते हैं। जैसे आप लोगों ने पहाड़ी ट्रेनों को देखा होगा, जो पहाड़ की ट्रेनें हैं, हिल स्टेशन की ट्रेनें, जैसे हम जब दार्जिलिंग गए थे तो वो ट्रेन जाती थी, मतलब फिर उसके बाद पीछे लौट जाती थी। पीछे लौटने के बाद वो जब चलती थी तो दुगनी स्पीड पकड़ती थी। तो ये पीछे लौटना नृत्य की कला की एक लय है। इसको बहुत आवश्यक माना गया है नृत्य की मुद्राओं में। और जैसे तांडव नृत्य किया था शंकर जी ने, तो शिव शंकर ने जो तांडव नृत्य किया था, वो हम ऐसा सोचते हैं वो क्रोध में भरकर किया था, पृथ्वी डोलने लगी थी, ये सब हुआ था। लेकिन उस तांडव नृत्य उन्होंने किया था ताकि पृथ्वी में संतुलन रहे। पृथ्वी के संतुलन के लिए उन्होंने वो तांडव नृत्य किया था, और आनंद की चरम सीमा थी उसमें, यानी आनंद और संतुलन दोनों का समावेश उस तांडव नृत्य में था। नृत्य को जानना कोई आसान बात नहीं है। नृत्य पे तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, एक एक मुद्रा पे, एक एक उस पे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। इतनी महान ये कला है। जिसे अभी वो कौन सा आर्टिफिशियल चला है ना, आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं उसको, है ना, एआई, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल हाँ इंटेलिजेंस। हाँ, इंटेलिजेंस। हाँ, इंटेलिजेंस, वो बिना किसी उसके नचा देता है लोगों को, चाहे जो कपड़े पहना देता है, चाहे जो मुद्रा दिखा देता है, चाहे, अरे भैया, नृत्य वर्षों की साधना है, तुम उसको कैसे प्रस्तुत कर सकते हो? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है ये सब इस तरह का देखकर। तो संजीव जी ने इस पुस्तक में बहुत मेहनत की है। उन्होंने जो ब्रह्मा ने जिन वेदों की रचना की है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब, इसमें नाट्यवेद की रचना भी की है उन्होंने। चारों वेदों से वेद की रचना की है संजीव जी ने। उन्होंने ऋग्वेद से संवाद लिए हैं, उन्होंने सामवेद से संगीत लिया है, उन्होंने यजुर्वेद से अभिनय लिया है, उन्होंने अथर्ववेद से रस लिया है। एक गीत को एक नृत्य को प्रस्तुत करने में संवाद का मतलब ये नहीं कि आप मुंह से बोल रहे हैं, आपकी भाव भंगिमाओं से संवाद प्रकट होना चाहिए। ये भरतनाट्यम में आता है संवाद वाला नृत्य, तो वो इसमें है। संगीत के बिना तो नृत्य असंभव है। अभिनय आप यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, पीछे मुड़ रहे हैं, आपके हाथ की मुद्राओं से पता लगना चाहिए कमल खिल रहा है कि बंद हो रहा है, क्या हो रहा है ये, और उसमें रस भी होना चाहिए। तो ये चारों वेदों से संजीव जी ने नाट्य वेद की मतलब रचना की है, और ये चारों जो प्रमुख इसके अंश हैं, संवाद, संगीत, अभिनय, रस, इसको लिया है। तो नृत्य शास्त्र इन्हीं चारों का सम्मिश्रण माना जाता है, इसमें ये होना बहुत जरूरी है। इसके द्वारा नृत्य शास्त्र की मूल अवधारणाओं को वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण से संजीव जी ने प्रस्तुत किया है। मतलब इसमें केवल शास्त्रीय संगीत नहीं है, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, उनका आधुनिक दृष्टिकोण भी है, वो प्रस्तुत किया है। इसमें रस भी है, मुद्रा भी है, भाव भी है, ताल भी है, लय भी है, और इसके साथ ही साथ इसमें पारस्परिक संबंधों का उन्होंने बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से, बहुत तन्मयता से विश्लेषण किया है। और इसे संजीव जी की लेखनी ही ऐसी है कि जब वो कुछ लिखते हैं तो ये नहीं है कि पढ़ने वाला पन्ने पलटना। ज्यादातर क्या होता है कि जो किताब होती है हम 4-5 पन्नों में समझ लेते हैं कि ये किताब पढ़ने योग्य है कि नहीं, और फिर हम पन्ने पलटते चले जाते हैं, एंड पढ़ लेते हैं। संजीव जी की किताब में ये खासियत होती है कि आप एक भी पेज नहीं पलट सकते, जब पूरा पढ़ लेंगे तभी पलटेंगे। तो ये उनके किताब की रोचकता है। इसको प्रदान करते हुए इसके दार्शनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक आदि सभी पक्षों को उन्होंने इस अपनी ज्योतिर्मयी पुस्तक में उभार कर रखा है। और मैं संजीव जी के इस अद्भुत
अभिनव बोलना चाहिए, अद्भुत नहीं। इस अभिनव प्रयोग की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह नए विषयों से वे मुझे चौंकाते रहें। मुझे सबसे पहले मुझे चौंकाते हैं, बता देते हैं दीदी मैं ये लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे चौंकाएं, फिर बाकी पाठकों को चौंकाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी, मुझे अवसर बहुत दिया यहाँ बहुत बोलने बहुत की। सुंदर आपने अपने विचार रखे। और वाकई आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी अपने अभिनव प्रयोगों से चौंकाते रहते हैं। और आप भी जो बोलती हैं, जो भी चाहे पुस्तक पर चर्चा रखें या किसी विषय की जानकारी दें, उसमें ऐसे सूत्र, ऐसे ज्ञान के कुछ बीज हम तक पहुंचते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ फड़फड़ाने लगता है। आज आपने एक बड़ी सुंदर सी बात बताई, पीछे लौटना नृत्य कला की एक लय। जी और अ, और उसे आपने बहुत आवश्यक बताया क्योंकि वह एक नई ऊर्जा देता है। और जब मैं इस पर विचार कर रही थी तो मुझे लगा कि आगे बढ़ते हुए वाकई पीछे देखने से यह भी पता चलता है कि हमने कितना रास्ता, और वो हम जी कौन थे, क्या हो गए हैं, और क्या होंगे अभी। तो आपकी बातें इतनी अद्भुत होती हैं कि आपकी साधारण बातों में भी कोई न कोई एक ज्ञान की कोई सूत्र, कोई नई सीखने वाली बात। और दूसरा तांडव नृत्य की जो आपने बात बताई, अभी तक तो हम यही मान कर चलते रहते कि तांडव नृत्य यानी कि संहार का नृत्य। शिव जब क्रोधित होते हैं तो संहार के लिए तांडव नृत्य करते हैं। पर आपने बताया कि संतुलन और आनंद की चरम सीमा है वह। बिल्कुल। तो जब संतुलन और आनंद की चरम सीमा के बाद ही नई सृष्टि का जन्म हो सकता है। और उस चरम सीमा में पहुंचकर डॉक्टर साहब ने ये इतने भाव, छंद, ताल, रस, मुद्रा और लय से ओतप्रोत सराबोर रस से इस ज्योतिर्मय की संरचना की। आपके खूबसूरत, बहुत सुंदर, धन्यवाद। सकारात्मक भाव संजीव कुमार जी के लिए तो प्रेरणादायक है ही, उनका हौसला बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे लिए वे ज्ञान के सूत्र हैं। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और शुक्रिया शकुंतला जी, बहुत और शुक्रिया। आपकी इन ऊर्जा भरी बातों को सुनने के बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक अन्य बहुत ही प्रबुद्ध साहित्यकार आदरणीय श्री विजय कुमार तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। और आप एक प्रतिष्ठित, अनुभवी और बहुआयामी साहित्यकार हैं। और बहुत न जानने के बाद भी आपसे जितनी बार मैंने बात की, आपकी विनम्रता से, आपकी मृदुता से मैं बहुत अधिक प्रभावित हुई। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में जन्मे आपने भूगोल में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है और भारतीय स्टेट बैंक से दीर्घ सेवा के बाद अब आप स्वतंत्र लेखन में सक्रिय हैं। आपका साहित्यिक संसार बहुत समृद्ध है। 2 धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकें, उपन्यास, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, संस्मरण, आलोचना, समीक्षा ग्रंथ, सभी विधाओं में आपका प्रकाशन हुआ है। आपको प्रतिलिपि स्टोरी फेस्टिवल पुरस्कार और राम नारायण दीक्षित साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। और भी आपके नाम अनेक बड़े सम्मान हैं जिनका उल्लेख करना मैं आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि इतने बड़े प्रतिष्ठित बहुआयामी साहित्यकार का पूरा परिचय देना संभव नहीं है। और सृजनशीलता और संवेदना के संगम परम आदरणीय श्री विजय कुमार तिवारी जी का इस मंच पर अपने विचार रखने के लिए मैं बहुत स्वागत करती हूँ। अभिनंदन है आपका। मैं सोच रहा हूं कि क्या कहूं क्या नहीं कहूं। संजोग कुछ ऐसा बन रहा है, आज आपके बीच में मैं अपने को अलग तरह से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मेरा ये लेखन का जो दायरा है या कालखंड में देखिए, तो अपने शुरुआती दौर में मैंने कुछ लिखना शुरू किया। पटना प्रवास था उस समय और अच्छी शुरुआत हुई थी। भीष्म साहनी के साथ मैंने मंच पर कहानी पाठ भी किया अपना। परंतु बैंकिंग सेवा में प्रमोशन के बाद मेरी व्यस्तता इस तरह कुछ हुई
कि पहले लेखन छूटा, फिर पढ़ना भी छूट गया, और ये दौर 30-32 साल तक चला। सेवानिवृत्त होने के बाद से फिर मेरे सामने दो रास्ते थे। या तो मैं थोड़ी आध्यात्मिक रुचि थी, उधर जाता, या फिर साहित्य की ओर, जो मेरा शुरू का शौक रहा, या हर तरह से मैंने इसमें कुछ किया भी था। संयोग से समीक्षा लेखन की शुरुआत हुई। पंकज त्रिवेदी जो विश्वगाथा पत्रिका, उन्होंने मेरी एक कहानी छाप दी 2021 में, और मुझे लगा कि अभी मेरा लेखन खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी कुछ पुस्तकें भेज दी, और मुझे एक डॉक्टर हंसादीप से परिचय हो गया, और उन्हीं की पुस्तक उम्र के शिखर पर खड़े लोग से मैंने समीक्षा की शुरुआत की। और आज लगभग 9 पुस्तकें समीक्षा पर हैं। लेकिन मूल बात ये नहीं है। एक बात और है कि मैं 2022 में दिल्ली पहुंचा, बहुत सालों के अंतराल के बाद, और वहाँ एक गुजरात भवन में कार्यक्रम रखा था हमारे ही आने जाने के। उसमें वो हिंदी निदेशालय में है दीपक पांडे जी, नूतन पांडे। उन्होंने उस कार्यक्रम में मुझे कई लोगों से, खासतौर से एक मॉरिशस का डेलीगेशन आया हुआ था, एक पुस्तक का लोकार्पण भी मेरे हाथों हुआ। ये सब थोड़े गौरव के क्षण मुझे मिलते गए धीरे धीरे। उन्होंने मुझे कहा उसी समय कि आप जा रहे हैं नोएडा, तो डॉक्टर संजीव कुमार से जरूर मिलिए। उनका नंबर मुझे मिला, लेकिन उनसे मुलाकात होने में फिर मुझे कई साल लग गए। उस दिन मुलाकात नहीं हो सकी, मैं जा ही नहीं पाया, जहां आधा अधूरा लौट आया। अभी हाल में अ, इसी अगस्त महीने में मुझे संजोग मिला उनके घर जाने का। उनका विशाल प्रांगण, घर परिवार, उनका कार्यालय। वो तो रात में भी रोक रहे थे कि रुकिए, कल हम आपको अपना फार्म हाउस भी दिखाएंगे। मैंने उनसे मिलके, उनसे बात करके, आपने जो अभी कहा ना कि बहुत सहज हृदय के व्यक्ति हैं, वैसे ही मनोरमा जी भी मिली, उनकी धर्मपत्नी। और मेरी बातचीत जब से परिचय हम लोगों का हुआ है, मैंने उन पर एक पूरी पुस्तक लिखी हुई है, डॉक्टर संजीव कुमार के काव्यों और प्रबंध काव्यों की समीक्षात्मक विवेचना। और ये उन्हीं के यहाँ से प्रकाशित भी है। तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि एक इतना सहज व्यक्ति, एक इतना समृद्ध व्यक्ति, समृद्ध केवल धन की दृष्टि से नहीं, उनकी लगनशीलता, उनका प्रयास, और हिंदी में उनकी रुचि, और इतनी, जैसे वो लीगल भी उनके पास किताबें हैं, कानून की पुस्तकें हैं, प्रबंधन की पुस्तकें हैं। मैंने उनसे पूछा आप इतना कैसे कर लेते हैं? तो उन्होंने एक बड़ा सार तत्व बताया कि मैं सेंट्रलाइज नहीं करता, डिसेंट्रलाइज कर देता हूं। उन्होंने अपने घर का उदाहरण बताया, अपनी बच्चियों का। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बच्ची को जिम्मेदारी दे दी कि तुम अब 1 महीना का घर कैसे चलेगा वो तुम जानो, तुम बताओ, जितना फंड तो होगा वो तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे, बीच में कुछ मत बोलना। देखिए, ऐसे अपने बच्चों को उन्होंने शिक्षित किया, और आज उनके बच्चे, आपने तो अभी सुना उनके मुंह से ही। तो मुझे भी इस तरह का गौरव अनुभव होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतना अच्छा, खुद देखिए स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, बावजूद इनकी लेखनी कभी बंद नहीं होती। मैं उनके साथ उनके कक्ष में बैठ के उनकी उस जोश, उनका जज्बा, भाव चिंतन, चीजों को पकड़ने की क्षमता, अब प्लस, अच्छा, उनमें और एक बात है, वो केवल अपना ही कल्याण नहीं करना चाहते। उनकी एक बड़ी खासियत मुझे लगी, मेरे जैसे एक, मैं तो 30-32 साल साहित्य की दुनिया से दूर था, जब हम लोग जुड़े
तो देखिए उनके यहाँ से भी मेरी 3 पुस्तकें अभी तक छप गई हैं। एक तो मेरा कहानी संग्रह उन्होंने छापा, मेरी कहानियां सीरीज में, और ये उन्हीं पर एक पुस्तक रही, और मैंने उपन्यासों की जो समीक्षाएं की उसका एक संग्रह भी उनके यहाँ से आया हुआ है। तो वो दूसरों की भी चिंता उतनी ही करते हैं, और उनका जो अपना लेखन है, मैंने उनके प्रबंध काव्यों को देखा है, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी पहुंच, उनकी मन की उड़ान, ये अद्भुत है। कई लोग मुझसे मिले, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, उस शंका करते हैं कि इतना कुछ कैसे रच देते हैं वो। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, हमें तो हमारे आदिम ग्रंथों में ऐसी परंपरा है। गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा आचार्य जी बहुत देर तक और बहुत दूर तक नहीं पढ़ते हैं, वो पन्ना पलट लेते हैं, उनको पता नहीं कैसे, तो वो कुछ अतीन्द्रिय शक्तियां भी होती हैं, मिलती हैं। मुझे लगता है कि हमारे संजीव भाई जी को वो शक्तियां मिली हुई हैं, और उसका लाभ वो उठाते हैं। वो अपने भी बताते हैं कि मैं बहुत एक एक पन्ना नहीं पढ़ता। तो उसी तरह से, अच्छा, कब शरीर स्वस्थ रहेगा नहीं रहेगा, वो रात में जग जाए तो रात में लेखन शुरू। 24 घंटा उनका चलता रहता है, ये उन्होंने खुद मुझे बताया है। तो इस तरह के व्यक्तित्व से मिलके, और मुझे लगता है कि देखिए, मैं तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ, मुझे अच्छा लगा। बल्कि मुझे कई लोगों ने कहा कि आपने उन पर क्यों लिखा। मैंने कहा तो मैं आप पर लिख दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो ये सारा कुछ है। अब रही बात ये नृत्य की दुनिया की, देखिए ये हाल के दिनों में कुछ संजोग ऐसे बने हैं। मैं अभी जयपुर की यात्रा में था, प्रबोध कुमार गोविल जी के साथ मैं, हम लोग वहाँ एक गणेश मंदिर है जयपुर में, शाम को घूमते हुए पहुंचे। वहाँ एक मधु भट्ट नृत्यांगना है, वो उनका एक कार्यक्रम चल रहा था। उनसे मेरा बाद में परिचय भी हो गया, और मेरी वो यात्रा वाली पुस्तक में उनका उल्लेख रहेगा थोड़ा। मैंने देखा उसके बाद एक पुस्तक मेरे पास अचानक मालिनी अवस्थी जी की आ गई। अब देखिए इन सब चीजों पर लिखते हुए, और आज मैं नृत्य पर सोच रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और संजीव जी की पुस्तक ज्योतिर्मयी हम लोग देख रहे हैं। इसमें उन्होंने बड़ा नेचुरल, स्वाभाविक तौर से चीजों को जोड़ा है। ये देखने से ही लगता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं ध्यान दिया होगा, चक्कर लगाया होगा। अब देखिए उसमें जो विषय हैं, तो इन सब को लेते हुए उन्होंने ये पुस्तक को शोभना नारायण जी को ही समर्पित किया है। अभी उनका उन्होंने चर्चा भी की कि उनसे परिचय हो गया। मेरा भी सौभाग्य है कि उनसे परिचय हो गया, तो मेरा भी, जो आप बता रही हैं ना विविध विधाएं, उसमें संजीव जी का भी योगदान है। नृत्य शाखा की चर्चा होती है, भरत मुनि का नाम आता है। ये भरत मुनि के बिना तो नाट्य शास्त्र की चर्चा हो ही नहीं सकती। वो हम लोगों के आदि पुरुष हैं इस दुनिया में, इस फील्ड में। डॉक्टर संजीव ने इसकी व्यापक चर्चा की है, सारे आधार समूह तत्वों को जोड़ा है। अंगिका, आंगिक, वाचिक, आहार्य और साहित्य जैसी, सात्विक जैसे विषयों पर ध्यान दिया गया है। नृत्यांगना को लेकर विशद वर्णन हुआ है। उनका हाव भाव, वेशभूषा, आभूषण, अपने ग्रंथ में उन्होंने 51-52 शीर्षकों में काव्य रचा है, जो भिन्न भिन्न भावों को दिखाते हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक प्रचलित नृत्य परंपराओं का इन कविताओं में उल्लेख मिलता है। उन्होंने कला को कलाकार की रुचि और संघर्ष से जोड़ा है। उसमें कलाकार का आत्म सुख तो है ही, लोक प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। ये कविताएं नृत्य का विस्तृत आयाम प्रस्तुत करती हैं। मंदिरों में देवदासियों का नृत्य, कृष्ण का रास रंग, भगवान शंकर का तांडव नृत्य, नाना नृत्यांगनाओं के नृत्य, इंद्र के दरबार की नर्तकियों, मेनका आदि,
अप्सराओं उर्वशी रंभा आदि का अद्भुत स्वरूप यहाँ दिखाई दे रहा है। उन्होंने छोड़ा कुछ भी नहीं है। देश में प्रचलित नृत्यों का भी वर्णन हुआ है। प्रायः हर राज्य में कोई न कोई नृत्य शैली प्रचलित तो है ही। असम का बिहू, उड़ीसा का ओडिसी नृत्य, कुचिपुड़ी, मणिपुरी नृत्य, कथकली, भरतनाट्यम, गुजरात का डांडिया। डॉक्टर संजीव कुमार की यह पुस्तक नृत्य शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भले देखने में छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन उन्हीं कविताओं के माध्यम से उन्होंने एक झलक दिखाई है। हमारे भारत की प्रतिष्ठा इससे बढ़ेगी और दुनिया भर में, देश में भी और दुनिया भर में लोगों को इससे संकेत मिलेंगे कि हमारे यहाँ कला, साहित्य, संस्कृति, इसको लेकर कितना गंभीर चिंतन होता रहा है, हुआ है। और हमारी इतनी बड़ी आबादी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कलाकार तो निकल ही जाता है। मेरा कोई संजोग ही रहा कि मैंने काव्यों और प्रबंध काव्यों को पढ़ा और उन पर समीक्षाएं की, उन पर मेरी पुस्तक बताया, ये आ गई है। इस तरह से मैं देखता हूं कि डॉक्टर संजीव कुमार अपने तरह से हिंदी साहित्य को, संस्कृति को, अब तो उन्होंने कोई भी विषय छोड़ा नहीं है, हर तरफ अद्भुत अद्भुत अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं। मैंने उन्हें कहा, पिछली बार मुझे बुलाए सम्मान देने के लिए, मैं जा नहीं पाया, तो उनका हर तरह से स्नेह प्रेम साहित्य के लिए है, हिंदी के लिए है, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज मैं इस मंच पर अनेक ऐसे लोगों को सामने देख रहा हूँ जिनसे मेरा परिचय तो है थोड़ा बहुत, लेकिन भेंट मुलाकात कम है। मैं आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर विचार रखे। और व्यक्तित्व और कृतित्व कभी अलग नहीं होता। जहां होता है वहां कृतित्व प्रभावित नहीं करता, वो मन को नहीं छूता। तो आपने डॉक्टर संजीव कुमार जी के विषय में जो कुछ बताया, शायद हम सभी उनकी इस विनम्रता को महसूस कर चुके हैं। आप भी, पिछली बार आपको सम्मान के लिए बुलाया गया, आप नहीं जा सके, और मुझे भी बुलाया गया, मैं भी नहीं जा सकी। और इतनी उत्साहित थी मैं डॉक्टर संजीव कुमार जी के आमंत्रण पर कि उतनी ज्यादा बीमार नहीं। जी। मुझे लगता है हाँ आ गई, और आ हाँ, गई। नहीं, आ कुछ गई। हुआ, चला गया था बिल्कुल हाँ, सारा डिस्कनेक्ट हो स्क्रीन। गया था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पूरा दोबारा अपने आप ही जुड़ भी गया, कैसे जुड़ा, और अब ये बड़ा तो हो नहीं रहा, पर खैर कोई नहीं, हम इसी तरह से कार्यक्रम को चालू रखते हैं। तो एक बात आपने बहुत ही अच्छी बताई कि छोटी छोटी कविताएं हैं, और उन छोटी छोटी कविताओं को पढ़ते समय मुझे भी बड़ा आनंद आया। और ये 100% सही आपने कहा कि उन छोटी छोटी कविताओं से भारतीय कला और संस्कृति की अनुपम छटा संजीव कुमार जी ने दिखाई है। नृत्य शास्त्र की कोई बात, कोई चीज ऐसी नहीं है जो दिखाने से वे पीछे रह गए हों, चूक गए हों।
और हर चीज, मतलब गागर में सागर अगर मैं कहूँ तो भरा है, जो कि आपने भी कहा, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो इसके साथ ही मैं आगे बढ़ूंगी और हमारे साथ पहले मंच पर कुछ अन्य, एक भंवरलाल जाट जी उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रेमा जी हैं जिनका पूरा नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है अभी गरिमा दुबे जी नहीं आई हैं, कोई मुझे बताएगा कि वे आ गई हैं कि नहीं? गरिमा जी नहीं तो फिर वो रास्ते में जाम में फंसी हुई है। कोई बात नहीं, तब तक हमारे पास अभी बीएल अच्छा जी हैं। बस एक क्षण उनका परिचय खोल लूं, क्योंकि सब, या तो मेरे यहाँ लाइट गई होगी तो सारा वो एकदम बंद हो गया था। तो एक क्षण बस मैं लूंगी, फिर मैं आगे शुरू करती हूँ जी। तो हमारे साथ तो मैं विजय कुमार तिवारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके विचार निश्चित रूप से आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी के आत्मबल को, लेखन को और प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आदरणीय श्री बीएल अच्छा जी, उनको मैं आमंत्रित करूंगी, लेकिन आपको सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगी कि मेरा परिचय अभी तक आपसे लघु कथा मंच पर हुआ है, और मैंने लघु कथा के विषय में आपकी समीक्षा सुनकर, आपके विचार सुनकर बहुत सारी बातें सीखी है। ये बात अलग है कि मैं अभी भी बहुत श्रेष्ठ शायद नहीं लिख पाती हूँ, पर मैंने जब जब आपको सुना है तब तब आपसे सीखा है। और आपका परिचय देने के बाद मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। श्री बीएल अच्छा जी राजस्थान के देवगढ़ मदारिया में जन्मे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से हिंदी में परास्नातक है और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में प्राध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इसीलिए आपका सिखाने का तो काम है ही, और मेरा सीखने का काम रहा, तो मैं आपसे सीख चुकी हूँ थोड़ा थोड़ा। एक बड़ी आपकी प्रकाशित कृतियां आलोचना, आप बड़ी सृजनात्मक भाषा और व्यंग्य तीनों ही क्षेत्रों में उल्लेखनीय है। सृजनात्मक भाषा और आलोचना, कृति की राह से, आस्था के बैंगन, पिताजी का डैडी संस्करण और मेघदूत का टीए बिल जैसी कृतियां आपको विशिष्ट पहचान देती हैं। आपको राजस्थान साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी और कई राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किया गया है। लघुकथा और व्यंग्य विधा के आप बहुत ही सशक्त समर्थ हस्ताक्षर है। आपको इस मंच पर देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं आपको अतिथि रूप में आमंत्रित कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरे शिक्षक, मेरे आत्मीय, मेरे बहुत अपने, मेरे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री बीएल अच्छा जी मंच पर उपस्थित है, और डॉक्टर संजीव कुमार जी की पुस्तक ज्योतिर्मय पर विचार रखने के लिए मैं आपको बहुत सम्मान से आमंत्रित करती हूँ। बहुत मैं बहुत धन्यवाद। शकुंतला जी, मुझे विदा दीजिए, अब जी जी फोन आ गया है जी और जी कार्यक्रम जी जी, चलता रहे। संजीव जी, मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। जी, नमस्कार जरूर सबको। जरूर। ठीक है, जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आप व्यस्तता में भी आई, बहुत शुक्रिया दीदी। धन्यवाद। जी, आदरणीय बीएल अच्छा जी। धन्यवाद शकुंतला जी। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है, आ रही, अच्छा। बहुत अच्छी आ रही। ये कार्यक्रम जो ज्योतिर्मय की समीक्षा का है, तो नृत्य का विषय है, और केवल इसी के पुस्तक के संदर्भ में बात करना चाहूंगा। और इसलिए शुरू में कहता हूं, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि केवल इस पुस्तक के बारे में ही बात करूंगा। इसके लिए कहा गया है कि ये नृत्य का ज्ञान कोश है। मेरा मानना है कि नृत्य का काव्य कोश है। वो इसलिए कि उस कविता की भाषा में ही सारी नृत्य मुद्राओं को उतारने की कोशिश है। और संजीव जी इसलिए मुझे और भी मतलब प्रभावी लगते हैं कि जब उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी, और जिस तरह से उन्होंने उड़ीसा में कोणार्क को लेकर के और प्रेम की भाषा को उत्कीर्ण किया,
तो लगा कि पत्थर पर भी ऐसी स्पर्शिल भाषा को एक कवि उत्कीर्ण कर सकता है, और ये संभावनाएं उनमें बहुत मौजूद है। मित्रों, शुरू में कहा गया है कि भरत ने 4 वेदों से लेकर के पंचम वेद उनको कहा गया था, और ये पंचम वेद जो उन्होंने बनाया ये सामान्य जन के लिए था, क्योंकि विद्वानों के लिए तो बहुत सारी कृतियां थी, लेकिन सामान्य व्यक्ति के विलास के लिए, उसके आनंद के लिए कुछ नहीं था। तो कई बार कुछ अप्सराओं को बुलाया गया, इंद्रध्वज की स्थापना हुई और अन्य अन्य चीजें, उन्हें फिर शास्त्र लिखा। लेकिन इसकी विशेषता एक जो बहुत जबरदस्त है, जिसकी चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा पहले ही, वो ये कि हमारे यहाँ लोक नृत्यों में भी इस प्रकार के नृत्य केवल आनंद के लिए नहीं है, केवल विलास के लिए नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है अनाम दास का पोथा, और उसमें वे कोहलियों के नृत्य की चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा कि देवताओं के मंदिर में, खासतौर से भैरू जी के मंदिर में, जब किसी को भाव आते हैं नृत्यांगनाओं को, तो उनका सारा जो विषम ज्वर होता है वो उतर जाता है उस नृत्य की साधनाओं के साथ, उस नृत्य के साथ। तो ये कोहलियों में जो नृत्य की परंपरा, लोक की परंपरा है, ये मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि ये जो नाटक है या नृत्य है, मूलतः बनाया गया था लोक के लिए, और लोक में आज भी जो शैलियां प्रचलित हैं वे सारी की सारी लोक नाट्य के रूप में बहुत गहरी है। आप महाराष्ट्र के तमाशा में देख लीजिए या राई नृत्य में देख लीजिए, किस में भी देख लीजिए, ये हमारा जो स्थानीय या प्रादेशिक मंच थे बड़े समृद्ध रहे हैं, और उनमें ये कलाएं पनपती रही। अब बात आती है, तो नृत्य को कहा जाता है कि यह देवताओं का चाक्षुष नृत्य है, आंखों से देखा जाने वाला नृत्य ये है, इस रूप में कहा जाता है। अब इतना जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि विनोद की और व्यंग्य की आदत है, उसमें जितनी अप्सराओं का अंत में चित्रण किया गया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उन्हें बेहतर हूरों को भी कहीं शामिल न कर दें, नहीं तो बड़ा दोष हो जाएगा, इसलिए उन्होंने शामिल नहीं किया है। लेकिन इतना जरूर है कि समग्रता के साथ ये बातें कही गई है। अब किताब की क्या विशेषताएं हैं, केवल उन्हीं विशेषताओं की चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा कि आज इस पुस्तक में भरत के नाट्य शास्त्र से लेकर आज तक के जो नाट्य प्रयोग हैं वे कहीं न कहीं जीवित हैं। अब ये चाहे नाटक की जो स्कूल है, स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली वाला, उसमें ये नृत्य होते हों, लेकिन इन विधाओं में, इन शैलियों में बराबर जो नृत्य होते हैं उनका कहीं न कहीं समावेशन इसमें मौजूद है। दूसरी बात कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी दृष्टि है, और दृष्टि इसलिए कि पूरे भारत के सांस्कृतिक राग को और नृत्य साधना को इसमें समाविष्ट किया गया है। कैसे? मैं कभी कभी जब सुनता हूँ मिले सुर मेरा तुम्हारा, और उसमें अलग अलग प्रदेशों के सर्वश्रेष्ठ लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा था पुस्तक पर, बहुत ही जानदार और शानदार बोल रहे थे। हम प्रतीक्षा करते हैं थोड़ी, क्योंकि अभी गरिमा जी को भी आना है। और हाँ, आपका डॉक्टर साहब माइक बंद है। हाँ जी, हम प्रतीक्षा कर लेते हैं, वो कोशिश जरूर करेंगे जुड़ने की। और गरिमा जी भी आने वाली होंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं कॉलेज से आऊंगी, वो शायद बस में दोबारा जुड़ेंगे। कॉलेज के जी बस में। हाँ, वो उन्होंने लेफ्ट किया है ना, तो अब वो दोबारा जुड़ेंगे। जी जी। तब तक मैं प्रजापति जी को फोन कर लेती हूँ। क्योंकि बहुत ही एक एक चीज बहुत अच्छी सुनने को मिल रही थी।
आ जाए तो बहुत अच्छा है। लास्ट में क्या है? सड़सठ क्या बोल रहे हैं? 600-700 इसके बाद में देने की समझ ले बस। बस हाँ, या। शकुंतला जी, आपने जो तरकीब की, जी लग रहा है फिर दोबारा कुछ नेटवर्क की गड़बड़ हो गई है दोबारा। जब तक आदरणीय आच्छा जी दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं, तब तक मैं ओम प्रकाश प्रजापति जी की समीक्षा आपको पढ़कर सुना देती हूँ। उन्होंने कहा था अगर मैं न जुड़ पाऊं, आ गए हैं डॉक्टर साहब, है ना? हाँ जी, आपका ठीक हो गया जी, स्वागत है, पुनः स्वागत है आपका। ठीक है। तो ये जो एक राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक एकता का जो आ, है, वो केवल यही नहीं है। भारतीयों की विशेषता ये कि वे स्वर्ग से लेकर के धरती तक की बात करते हैं, बल्कि कभी कभी तो बलि के पाताल लोक की भी बात कर लेते हैं, लेकिन हमें भी धरती और आकाश की बात कर रहे हैं। ये अप्सराएं जो स्वर्ग से आई थी और धरती पर इन्होंने किया, इसमें अप्सराएं भी हैं, त्यागनाएं भी हैं, और हमारे जो किन्नर होते हैं वे भी इसमें शामिल हैं। तो ये विशेषताएं इसमें हैं। और सारी की सारी में आप देखिए कि ये जो नृत्य मूर्तियां हैं, वो हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता को कहीं न कहीं बनाती हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें बिहू, ओडिसी, उड़ीसा के कुछ नृत्य ये भी शामिल किए गए हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारतीय जो नृत्य भूमि है, जिसमें स्वर्ग से लेकर के धरती तक की चर्चा होती है, ये हमारी सांस्कृतिक एकता को बनाते हैं। ऋतिक, दूसरी बात इसमें पुस्तक में देखेंगे कि केवल इसमें काल को ही नहीं समेटा है। काल का मतलब भरत मुनि से लेकर के आज तक के काल को ही नहीं समेटा है, बल्कि इसमें समूची भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, जिसमें स्वर्ग और धरती दोनों समाहित होते हैं लोक भूमि के साथ, ये समाहित इसमें किया गया है। तीसरी बात आपसे कहना चाहूंगा, और इसमें किताब में कहा गया है, नृत्य हमारे अवचेतन की भाव साधना से जुड़ा रहता है। यानी हमारे अवचेतन में जो राग हैं वो चेतन में आते हैं और हमारी आंगिक चेष्टाओं में कहीं कहीं प्रकट होते हैं। इस किताब के शुरू में जो भूमिका लिखी गई है, इसमें बड़ा अच्छी चर्चा की गई है। बस इतने है कि इसमें संचारी भावों को भूल थोड़ा सा छोड़ दिया गया है। संचारी भावों की भी अपनी अपना महत्व है, और बड़ा, क्योंकि तीव्र बड़ी त्वरा से आते हैं तो थोड़ा उनका उल्लेख नहीं है, पर इसे मतलब नहीं, क्योंकि ये कृति मूलतः नृत्य साधना की और कविता की गठजोड़ है। फिर आप देखेंगे कि इस काल की दृष्टि से अगर देखें तो रामायण, महाभारत और आज के लोक तक ये कहीं न कहीं इनको स्पेस मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके माध्यम से हमारा जो मिथकीय ज्ञान है, वो मिथकीय ज्ञान नए आलोक के साथ आता है। और इसीलिए, और अधिकतर आप देखेंगे कि नृत्य की जो मुद्राएं होती है या जाती है कि रामायण और महाभारत के नाटकों से जुड़ी हुई, कथाएं भी जुड़ी हुई है। बाद में आप देखें कि कालिदास ने जैसा परिवर्तन किया, उर्वा उर्वशी, तो वो राम और इनकी कृष्ण की कथाओं को छोड़ करके वो जो धरती का प्रेम है स्वर्ग से, उस उर्वा उर्वशी को दोनों मिलाने के लाए थे। तो ये कहीं न कहीं लोक भूमि पर लाने की चेष्टा जिससे कालिदास के माध्यम से हुई, वैसे इसमें भी आप देखेंगे कि लोक भूमि को भी या लोक नृत्यों को भी उसी तरह से समेटा गया है। फिर आप देखिए कि विद्यापति और चैतन्य महाप्रभु की जो लीला भूमि उड़ीसा, बंगाल और मणिपुर की तरफ ये था, और दक्षिण भारत में जो शैलियां थी, कुचिपुड़ी और अन्य शैलियां थी। भारत के नाट्य शास्त्र या नृत्य की जो विधा है, उसी के अलग अलग प्रादेशिक रूपांकन हैं, और उन प्रादेशिक रूपांकन में छवियां अलग अलग हो सकती है,
अंग संचालन की या इनकी सौंदर्य की, लेकिन कहीं कहीं ये पूरे भारत के एकता को, सांस्कृतिक राग की विविधता के साथ एकता को कहीं कहीं लाते हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कहीं न कहीं चैतन्य की और विद्यापति की जो लीला भूमि है, पूर्वोत्तर को बहुत अच्छी तरह समेटा गया है, उड़ीसा को बहुत अच्छी तरह समेटा गया है, और दक्षिण की शैलियां तो इसमें है ही। मैं पंजाब के भांगड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इसमें आ नहीं पाया है, कि वो थोड़ा सा अलग पड़ता है। लेकिन उत्तराखंड में जो लोक नृत्य होते हैं, वो शैलियां कांगड़ा वगैरह की, ये भी अगर शामिल होती तो बेहतर होता। मैं असल में समीक्षक हूँ, तो खामियां भी दिखाना मेरी अनिवार्यता है, और इसकी जो विशेषताएं हैं वो कहना भी मेरी जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा, तो शताब्दियों के इस संचरण को, नृत्य संचरण को, आंगिक संचरण को, सात्विक भावों के संचरण को, और लीलाओं के दृश्यमान संयोजन को कहीं कहीं इस पुस्तक में बहुत अच्छी तरह समेटा गया है। फिर आप देखिए कि लोक कलाएं इसमें आई हैं, जैसे बिहू की चर्चा हुई है, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि यदि थोड़ा सा और इसमें जुड़ जाता तो कितना अच्छा होता। जैसे छत्तीसगढ़ में, जो पहले मध्य प्रदेश का ही भाग था, पंडवानी के तेजन बाई का जो नृत्य है वो कहीं न कहीं शामिल हो जाता, तो उसका भी अपना महत्व है लोक नृत्यों के अंतर्गत। जैसे आपने बिहू का किया, डांडिया के गुजरात का किया, तो ये देवभूमि कहीं मुझे लगता है कहीं नृत्य तो है वहां भी कांगड़ा के। और ये जो तेजन बाई का नृत्य है पंडवानी का, ये कहीं न कहीं यदि उसका उल्लेख होता तो किताब की शामिल कर लेंगे सर, शामिल कर हाँ ये लेंगे, बिल्कुल ऐड कर लेंगे। संजीव जी, यही आपकी विशेषता है, इसीलिए हम इतना कह पाते हैं, केवल किताब की तारीफ नहीं करते, जो खामियां होती वो कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, सुधारेंगे जिससे तो, कि आपकी विशेषता सुधारेंगे तो है। तभी। फिर आप देखिए कि पंचम वेद में पाठ, संगीत, अभिनय, रस, थिएटर, डांस, ये सब इसमें शामिल किए गए हैं। आंगिक, वाचिक, आहार या सात्विक, ये सब मुद्रा, ताल, भाव, इन सब को शामिल किया है। ये कविताओं में भी कहीं न कहीं आया है, समग्रता के साथ संभव नहीं है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि इन मुद्राओं को कवि के शब्दों में जस का तस उतार दिया जाए कि शब्द भी नाचने लगे, नृत्य करने लगे। लेकिन कोशिश की गई कि उस सौंदर्य को, उस आंगिक मुद्राओं को कहीं न कहीं लाया गया है, और हमारे भीतर भी उन कविताओं को पढ़ते हुए संचरण होता है। ये विशेषता यदि पैदा होती है तो नृत्य और काव्य एक हो जाते हैं। ये मैं संपूर्ण रूप से तो नहीं कहता, लेकिन कुछ कविताओं को पढ़ते हुए लगता है कि ये आंगिक, सात्विक और ये जो वेशभूषा तक है, ये कहीं न कहीं करती है, और कहीं न कहीं इन कविताओं में अंगुली संकेत भी मिलते हैं, जहां जहां विशेषता होती है। तो ये अंगुली संकेत और आंखों के जो मुद्राएं होती हैं, तो संजीव जी की विशेषता है कि इन कविता के शब्दों में भी उसी प्रकार के अंग संचालन को और चाक्षुष संचालन को लाने की चेष्टा की गई है। कोई कभी प्रयत्न करता है संपूर्ण रूप से साधना, तो बड़ी बात है, क्योंकि बिंब धर्मी जो लोग होते हैं, वो लोग उस गहराई तक जाते हैं, लेकिन इसमें बिंब धर्मिता की अपेक्षा नाट्य शास्त्र के जो तत्व होते हैं, उन तत्वों का उल्लेख ज्यादा है। इसीलिए इन कविताओं में भाव सौंदर्य भी है, वेशभूषाओं का सौंदर्य भी है, परंपरा और अनुशासन जिस प्रकार का रहा है नृत्य शास्त्र में, उसकी भी चर्चा की गई है। मैंने पहले भी कहा कि जो मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है वो साहित्य का सबसे बड़ा पक्ष है, और इसीलिए मैंने कहा नृत्य में नृत्यांगना की आंखें, उसका अंग संचालन हमें घर की पत्नी को भुला देता है। ये जो विशेषता होती है, इसलिए हम कैसे जुड़ जाते हैं उस पात्र से, उस दृश्य से, उन भाव से। तो एक तरह से ये परकाय प्रवेश की साधना है, नृत्य भी एक तरह से। और जो श्रोता होता है वो, या देखने वाला होता है वो, दर्शक भी इसी प्रकार से अपने भीतर उस भाव बोध को पैदा कर लेता है। और उसकी अंगुलियां नाचे न नाचे, लेकिन हृदय में कहीं कहीं पे भाव और सौंदर्य बोध नाचने लगता है। ये विशेषता उसकी होती है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा
कि ये मनोविकारों का समन भी करता है, क्योंकि साहित्य तो उदात्त भावों की रचना के लिए ही बना है। लॉन्जाइनस जब कहते था जब तक कोई व्यक्ति बहुत उदात्त नहीं होता तब तक उदात्त साहित्य की रचना नहीं कर सकता, तो उसी तरह से हम यहाँ कहना चाहते हैं कि ऐसी काव्य कृतियों में भी जो उदात्त स्वर आता है वो हमारे दर्शकों के भीतर भी, प्रेक्षक के भीतर भी, नाटक के या नृत्य को देखने वाला प्रेक्षक होता है, इसलिए प्रेक्षक के मन में भी उस प्रकार की भाव साधना को जागृत करता है। फिर आप देखिए कि नई जो पुरानी तो अप्सराएं थी जिनको देखा नहीं उनका वर्णन मिलता है, और जो नई जीवित अप्सराएं हैं, अप्सराएं मैं इसलिए कह रहा हूं कि वे खाली साधारण स्त्रियां नहीं रह जाती, उनमें जब वो नृत्यांगना करती है, मालिनी जी या कोई भी ये सब नृत्य करती हैं, तो लगता है कि वे हमें उसी भावबोध के साथ नचा लेती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब फिल्म देखते हैं और हम दर्शक प्रेक्षक के रूप में बैठे रहते हैं, दोनों का मन एक हो जाता है, अंग एक हो जाते हैं, भावबोध हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो ये नृत्य की भी और किसी साहित्यिक कृति की भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा यदि आप देखें तो इस कृति में लेखक ने शास्त्र के जितने तत्व होते हैं उन तत्वों का बोध कविता में न करा करके प्रत्यक्ष रूप से उन शब्दों को लिया है जिन शब्दों के माध्यम से इनका शास्त्रीय ज्ञान हो सकता है। क्योंकि शुरू में भूमिका में कह दिया गया है, शास्त्र जब नौसिखियों को सिखाया जाता है तो वो बड़ी साधारण भाषा में होता है, इसीलिए काव्य शास्त्र में जितने उदाहरण दिए गए हैं ये बड़े हल्के उदाहरण हैं। आप किसी भी काव्य शास्त्र को देख लीजिए, चाहे मम्मट का हो चाहे मतलब किसी का हो, उदाहरण बहुत हल्के कि वो नौसिखियों के लिए है। इसमें भी आपने भूमिका लिख करके एक आधार तो बना दिया, पर उसका जो प्रायोगिक रूप है वो प्रायोगिक रूप भाषा में उतार के लाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सभी कविताओं की चर्चा तो बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपने सचमुच में नृत्य के अवचेतन से लेकर के साक्षात चाक्षुष नृत्य तक कहीं न कहीं मिलाया है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े स्पेस को जो स्वर्ग से धरती तक का है, जो भरत के नाट्य शास्त्र लेकर के आज तक के जीवित नृत्य का है, जो शास्त्रीय परंपराओं से लेकर के लोक परंपराओं का है, उनमें कहीं न कहीं जोड़ने की कोशिश की है। इसीलिए बहुत लंबी बात न करते हुए इतना जरूर कहूंगा कि समाधिस्थ चित्त से ही नृत्य को देखा जा सकता है, नाटक भी इसी प्रकार। और काव्य भाषा को तो समाधि भाषा ही कहते हैं। समाधि भाषा इसलिए कि लेखक का जो अवचेतन है वो शब्दों में उतर आता है, और उसी को जब एक पाठक पढ़ता है गहराई के साथ तो उसके मन में भी उस समाधि भाषा अवतरित होने लगती है। तो नृत्य की इस समाधि भाषा को कविता में आपने उतारने की चेष्टा की है, पूर्ण रूप से सफल हुए हो न हुए हो मैं इसकी बात नहीं करता। एक दोष जरूर मुझे कहना जरूर पड़ेगा, और वो दोष ये है कि ये बात अज्ञेय ने धर्मवीर भारती के कनुप्रिया के लिए भी कही थी, और कही यूं कि जिस शब्दावली का उपयोग कनुप्रिया में किया गया वो शब्दावली परंपरा की शब्दावली नहीं थी। जैसे कनुप्रिया के लिए कहा गया कि शोक चंचल आंखें। अब ये कनुप्रिया ऐतिहासिक है, राधा ऐतिहासिक है, उसके लिए शोक चंचल और जो सिनेमा की भाषा होती है उस तरह की, ये दोष यद्यपि धर्मी भाषा ने यथावत रखा, लेकिन अज्ञेय को लगा कि ये सांस्कृतिक दोष है। तो ऐसे भी इसमें जो शब्द आते हैं कभी कभी, सुंदरता में सब थे गाफिल। अब ये शब्द तो अच्छा है, गाफिल डूबे हुए, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक सांस्कृतिक परंपरा है जिस भाषा से व्यक्त होती है उस भाषा में कहीं न कहीं एक गठजोड़ लगता है कि ये ठीक नहीं है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा जैसे महफिल, अब ये महफिल का इस नृत्य समाधि से कोई संबंध बनता नहीं।
प्रेक्षागृह में प्रेक्षक देखता है, वो महफिल नहीं होती। तो इसीलिए मैंने कहा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों को लेकर के यदि कहीं न कहीं ये शब्द बदल दिए जाए तो लेकिन कभी कभी शब्द इतने अच्छे आते हैं। एक शब्द है क्वणन। जैसे क्वणन होता है तो लगता है नुपुर बाज बज रहे हैं। अब देखिए क्वणन शब्द तो ऐसा लगता है जैसे सितार के तार बजते हैं, वैसा उसका क्वणन होता है। लेकिन वो जो सितार है ये है, वो कहीं कहीं महफिल में तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारी जो परंपरा रही है उस परंपरा में ये शब्द कहीं कहीं खटकते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ संजीव जी का। मैं प्रशंसा की मुद्रा में बिल्कुल नहीं रहता हूँ। बहुत सच्ची बात ये कहता हूँ, जो पुस्तक में होता है वो कहने की चेष्टा मेरी रहती है। गांधारी के लिए भी मैंने यही कहा था, आज इसके लिए भी यही कह रहा हूँ। और जो भी पुस्तक आती है चाहे वो किसी की भी हो, जहाँ एक लगता है कि निरपेक्ष भाव से कोई बात कही जानी चाहिए तो कही। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी का भी, शकुंतला जी का भी और श्रोताओं बहुत के। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। आपने समीक्षक का बहुत सुंदर धर्म निर्वाह किया, क्योंकि आपने पुस्तक पहला की मुझे बोलो। एक एक बात को रेशा रेशा न केवल खोला, विश्लेषण किया, वरन उसमें और ज्योति कैसे भरी जा सकती है उसकी तरफ भी आपने संकेत किया, जो कि समीक्षक का एक धर्म होता है। आपने बताया कि पूरे भारत के सांस्कृतिक राग को इसमें समेटा गया है, और संचारी भावों को छोड़ देने के लिए जोड़ देने की आपने परामर्श दिया, जो कि बहुत ही निश्चित रूप से तुरंत डॉक्टर संजीव कुमार जी की ये बहुत बड़ी आपने भी माना, और हम सभी हमेशा देखते हैं ये बहुत उदार हृदय से परामर्श को स्वीकार करते हैं और तुरंत संशोधन करने का प्रयास भी करते हैं। उत्तराखंड की शैलियों को समाहित करने का भी आपने परामर्श दिया, और छत्तीसगढ़ की तेजन बाई को उसमें स्थान मिलता तो शायद पुस्तक और भी अच्छी होती। और मनोवैज्ञानिक पक्ष की भी आपने बात की, और नृत्य में पर काय प्रवेश की जो साधना है वह, उसके विषय में भी आपने बताया, और समाधि अवस्था की जो आपने बात की वह तो सचमुच बहुत अच्छी है, कि नाटक हो, अरे नृत्य वाह। हो, साहित्य हो, वह हमें समाधि अवस्था में लेकर जाता है, तो यही उसकी सफलता होती है। और उनके जो शब्द हैं, उनके जो भाषा प्रयोग हैं, उसमें उन्होंने उस अवस्था को उतारने का प्रयास किया है। कुछ शब्दों को लेकर के आपने अपने विचार भी रखे कि कुछ शब्द न हो और कुछ जो बहुत अच्छे हैं। तो आपने एक समीक्षक के दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह किया है। आपका बहुत 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 आभार। और एक समीक्षक को इसी प्रकार, क्योंकि मैंने आरंभ में ही कहा कि मैं जब भी आपको सुनती हूँ तो सीखने को मिलता है, ये बात मैंने आपको इसीलिए कही क्योंकि मैंने लघु कथा के समीक्षक के रूप में भी आपको अनेक बार सुना है, और जितनी बार मैं सुनती हूँ तो आपसे सीखती हूँ। तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, मुझे नहीं दिख रहे कि गरिमा जी उपस्थित हो गई है क्या, क्योंकि मुझे मंच पर नहीं दिखाई दे रही हैं। एक सेकंड। क्योंकि प्रेमा जी के नाम से जो है कहीं वो किसी और के अरे लैपटॉप से जुड़। हाँ मैडम, भूलवश मेरी पत्नी है प्रेमा देवी, और क्या जब ये जी नहीं जी चल रहा जी। तो मैंने सोचा कि उनके फोन पे करूं। अच्छा, फिर ठीक है, बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत। नहीं, मुझे लगा कई बार किसी और के लैपटॉप यहाँ से कोई जुड़े नहीं हैं तो कहीं रखा। गरिमा जी तो नहीं है। जी। भंवरलाल जाट जी हमारे साथ उपस्थित है, क्या आप ये ये अपनी कोई बहुत अच्छे प्रतिक्रिया समीक्षक है। देना चाहेंगे? भंवरलाल जी हाँ, जाट तभी बहुत मुझे अच्छे मालूम है, समीक्षक हैं। मैं जानती हूँ, और अनेक जी बार मैंने आदरणीय भंवरलाल जाट जी को समीक्षक के रूप में कांता जी के मंच पर भी सुना है। तो मैं चाहूंगी यदि आप भी कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि ज्योतिर्मय चाहे आपने नहीं पढ़ी, पर इतने सारे विद्वानों के विचार आपने सुने हैं, तो ज्योतिर्मय के विषय में आप अपनी शुभकामनाएं या अपने विचार जो भी व्यक्त करना चाहेंगे, उससे मंच और भी समृद्ध होगा। आपका मैं स्वागत करती हूँ। जी प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है, सुनाई दे आ रही रही। है? सबको प्रणाम। और मैं अपने आप को शुद्धिजनों के बीच में सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मैं उपस्थित हो पाया हूं। और राजस्थान के नागौर जिले में एक इंग्लिश मीडियम सरकारी इंटर कॉलेज में मैं प्रिंसिपल के पद पर अपना दायित्व निर्वहन कर रहा हूं। और
जब भी मुझे समय मिलता है तो या तो मैं आप जैसे सुधीजनों के साथ बैठता हूँ या मेरे चारों तरफ किताबें बिखरी पड़ी रहती है और कुछ कलम और कुछ कागज इस तरह से ये प्रयास करता रहता हूँ। और अभी मैं सुन रहा था आचा जी को, मजा आ गया, मतलब कोई शब्द नहीं है। मुझे शास्त्री की है मैंने संस्कृत से, तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र वगैरह पढ़ने का हमें अवसर मिला है। और वो शब्दावली जो हमें अयोध्या के एक जयकांत सिंह जी, डॉक्टर जयकांत सिंह जी हमारे गुरुजी हुआ करते थे। तो वो जो काम में लेते थे शब्दावली, और मैं महसूस कर रहा था कि मैं आज शास्त्री अंतिम वर्ष की उस संस्कृत की कक्षा में एक विद्यार्थी की हैसियत से बैठा हूँ। मैं ये अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कह रहा हूँ, मुझे अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई। और बीच में थोड़ा सा अवरोध हुआ नेटवर्क का, तो उस दौरान भी आपके बोले गए शब्द जो है वो कानों में गूंज रहे थे, और अब मैं थोड़ा चिंतित हुआ कि कहीं बिल्कुल जुड़ नहीं पाए वापस। इस तरह से जब हम सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और सुनने में मुझे ज्यादा आनंद आता है। मैं समझता हूँ कि मैं अभी इस साहित्य के मामले में तो मेरा बचपन ही है, शैशवा अवस्था है, एक बच्चा हूँ। कभी कभी मैं समीक्षा लिख देता हूँ किसी कहानी के बारे में, और छोटे मोटे व्यंग्य लिख देता हूँ। कभी कभी बाल कहानियां लिख देता हूँ। लेकिन अभी छपने वाला जो कि कहीं भेजें और छपें और विधिवत जैसे बिखरा बिखरा सा थोड़ा सा पड़ा है। अभी हमारे आदरणीय विजय कुमार जी तिवारी जी सर ने कहा था कि राजकीय जो सेवाएं हैं, तो चूंकि जीवन निर्वाह उन्हीं की वजह से हो रहा है, तो उधर ज्यादा हमारा ध्यान केंद्रित होता है। तो अभी जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो मैं उसको बिखरे हुए अपने शब्दों को एकत्रित करूंगा, सृजनात्मक जो भी चीजें हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को सुनकर के स्वस्थ हो जाता हूँ। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होती है मानसिक रूप से तो स्वस्थ हो जाता हूँ। डॉक्टर संजीव कुमार जी की चीजें मैं पढ़ता रहता हूँ और बड़ा अद्भुत लगता है। कई बार लगता है कि अभी हमारे पास समय हो और मैं आप सबके पास आऊं और सत्संग करूं। मैं इसे सत्संग मानता हूँ। यही विजय कुमार जी ने कहा कि मैं आध्यात्मिक क्षेत्र था, तो इससे बड़ा कोई आध्यात्मिक क्षेत्र हो ही नहीं सकता। ये इहलोक और परलोक दोनों में आनंददायी है। साहित्य तो मांझ रहा है। और एक दिन कोई चर्चा हुई थी, मैं एक एक मिनट का समय लूंगा। तो लोग चिंतित थे कि आजकल माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं बच्चे, क्या समय आ गया है, ऐसे गांव में चर्चा हो रही थी। मैंने कहा भाई बच्चों से सेवा करवानी है तो उन्हें साहित्य के क्षेत्र में डाल दो, सेवा अपने आप हो जाएगी। क्योंकि संवेदना ही नहीं है तो सेवा कहाँ से आएगी। संवेदना आप उनको धन पशुता के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हो, और कि ये करो वो, तो साहित्य है उसका कोई जोड़ नहीं है। अभी ज्योतिर्मय की जो बात सुनी, तो नाटक को आपने काव्यांतर उसमें चित्रण में लिखा है, तो मेरी हट गई कि ये पुस्तक है। 5 बजे से चल रहे। हाँ, नहीं नहीं, हमको बताया ना कि आप क्यों आ रहे थे, तो हमने कहा हम तो 7 बजे तुम्हारी है ना। तो है ना? संजीव जी से और हाँ, आचार्य से और कुंतला जी से, नहीं सभी से नहीं मुझे, है ना 5, मैं उसको इसीलिए मैं 5 बजे खरीदूंगा और रेगुलर पढ़ूंगा। में। क्योंकि नाटक को इस तरह से इस विधा को लोग कठिन समझते हैं। नाट्य भरत मुनि की मूल चीजों को पढ़ते हैं तो बच्चों में रुचि पैदा नहीं होती है। लेकिन ये एक नवाचार है इस क्षेत्र में, और इस नवाचार को मैं, जो बच्चे मेरे गांव के शास्त्री कर रहे हैं या आचार्य कर रहे हैं या जो साहित्य से सरोकार रख रहे हैं, उनको ये पुस्तक मैं प्रिफर करूंगा कि आप इसे पढ़िए। देखिए एक नवोन्मेषी कार्य हुआ है साहित्य के क्षेत्र में। तो मैं ज्यादा न समय लेते हुए आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। प्रणाम सबको। जवाहरलाल जी बहुत नमस्कार। सुंदर। जी आपने प्रणाम। कुछ ही शब्दों में इतने सुंदर बातें रखी, और ये बहुत अच्छी बात होगी कि आप इस पुस्तक को विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कहेंगे। और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि साहित्य अपने आप में मांझता है। आज हमारे बच्चे जो साहित्य से वंचित हैं वो पूरे मशीन बन चुके हैं,
और साहित्य मैं बच्चों को कहती हूँ, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं चाहे हिंदी में पढ़ रहे हैं या किसी भी भाषा में पढ़ रहे हैं, उसे महसूस करो, तभी आपका दिल जो है ना वो पत्थर होने की बजाय वो धड़कना शुरू करेगा। क्योंकि अगर आप ठीक है। सुबह की बातें, जी 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 डॉक्टर कमल साहब। राज नमस्कार। जी प्रणाम। मैंने आपकी बातें सुनी, लेखक के तौर पर भी, कवि के तौर पर भी, और ज्ञात हो कि मैं प्रकाशक भी हूँ। जी आप राजस्थान की कम से कम 300 किताबें मैंने छापी हैं। बिल्कुल हो सकता है आपके स्कूल में भी बच्चों के लिए जो किताबें आई हों बिल्कुल ज्ञान अकादमी से, उसमें भी जी मेरा नाम पीछे है। बिल्कुल। खैर, मैं ये कहना चाहता था कि जो बिखरे पड़े कागज उनको समेट के एक बोरी में भरिए और मुझे भेज दीजिए, तो मैं उसको किताब हुक्म में कन्वर्ट करा दूँ। हुक्म, बहुत प्रणाम, साधुवाद इसके लिए। ये डॉक्टर साहब की खासियत है, ये सबको ऐसे ही मोटिवेट करते हैं। काम बहुत चलते डॉक्टर रहते साहब, हैं। जो बहुत बहुत लिखा, एक बार किसी लेखक ने जो चीज लिख दी, लिखते ही उसका अधिकार समाप्त हो जाता है उसके बाद। वो पब्लिक की चीज बन जाती है, उसे पब्लिक में पहुंचना चाहिए। अवश्य। अच्छा और बुरा अलग चीज है। किसी भी बड़े से बड़े कवि के बारे में या लेखक के बारे में देखें, उसकी पहली कहानी या उसकी पहली कविता सबसे अच्छी नहीं होती। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। लिखिए, अपने भावों को दबाइए नहीं। अवश्य, आपका प्रेरणा स्रोत के रूप में आपको मानता हूँ और इसी तरह से मुझे प्रेरित करते रहिएगा। मैं तो कम से कम 600 लोगों को इस भंवरजाल में खींच चुका हूँ। क्या बात है। और बहुत मेरा अपना कार्य साहित्य के क्षेत्र में ये है कि मैं इंडिया बुक का रिकॉर्ड मैंने बनाया है, हाईएस्ट बुक नंबर ऑफ बुक्स लिखने का। 296 बुक्स हमने लिखे हैं। जी इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, लिखो जरूर, जी दिमाग का खर्चा हट जाएगा। बहुत बड़ी सेवा है सर, बहुत बहुत बड़ा अमर दिमाग में कबाड़ा है। घुसता ही नहीं है फिर, कम से कम उससे जैसा भी लिख रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बुरा है, साधारण है, पर कम से कम हम वो निंदा पुराण में तो नहीं फंसे रहते ना, अच्छा सुनते हैं, दो अच्छा चीजें मैं पढ़ते हैं। आप सब लोगों के सामने बताऊंगा। दो चीजें मैं जी उद्बोधन में या चर्चा में मेंशन करता हूँ। पहली चीज कि कृपया अपने हाउसिंग बजट यानी होम बजट को करेक्ट कीजिए। उसमें कम से कम 100 रुपए की किताब शामिल कीजिए खरीदने का। आप 20,000 रुपये 50,000 रुपये खर्च करते हैं महीने का, 5 रुपए की किताब नहीं खरीदते हैं, ये बहुत गलत है। अपनी मातृभाषा के साथ जुड़ना चाहिए और किताबें जरूर खरीदना चाहिए। किताब खरीद के लाओगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारी बीमारियों की औषधि है किताब। शाम को खाना खाने के बाद जब आप सोने जाएं तो चाहे 15 सेकंड के लिए किताब पकड़िए, जरूर पकड़िए किताब। सर से बिल्कुल सही। अटके नहीं चाहिए। आप बहुत सारी दवाइयों से दूर हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें मैं सबसे हमेशा कहता हूँ कि अभिभावक के तौर पर अगर आप घर में किताब ही नहीं लाएंगे तो बच्चे देखेंगे क्या? फोन ही, आईफोन ही देखेंगे। सही बात। है। जी बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बहुत तो अब गरिमा जी भंवरलाल की जी को मैं प्रतीक्षा भी धन्यवाद देना करनी है चाहता क्या? हूँ। हेलो। गरिमा जी की जो जी बातें लिखी थी उन्होंने, उसके हिसाब से शायद उनका पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, तो आभार कर दें हम सबका बस। आप आभार कर दीजिए, उनको बोल दीजिएगा कि हमने आपकी प्रतीक्षा की, लेकिन समय हाँ, ज्यादा लगे। क्योंकि समय 5:45 हो रहे हैं, शकुंतला है जी, ना? इसको नांदी पाठ जैसे कहते हैं ना, तो हाँ, तो ये उपसंहार वो उसी तरह का है नाट्य शास्त्र के अनुसार। शुरू में अच्छा नांदी साहब, पाठ आपने कर दिया, अब अच्छा उपसंहार कर साहब, दीजिए। एक और चीज बता दें, मैंने नाट्य शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी है, जी भेजूंगा। हाँ, जी मैं बिल्कुल बिल्कुल। गलियारे ढूंढ रहा हूँ कि संजीव जी ने किस पे नहीं लिखा है। हाँ, ये ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बचा हुआ एक बहुत। क्षेत्र था जो हमको पकड़ में नहीं आया था। हमने इतिहास लिखा, बाल साहित्य का इतिहास लिखा, व्यंग्य साहित्य का इतिहास लिखा, कविता का इतिहास लिखा। हमने सोचा इतिहास लिख रहे हो तो बृहत्तर इतिहास भी लिख डालो। तो हमने हिंदी साहित्य का बृहत्तर इतिहास लिखा है। अभी तक 1800 पन्ने हो चुके हैं। अरे वाह, क्या बात है सर। अद्भुत। क्या बात है। अभी तक तो हम रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इनका सब पढ़ते रहे हैं। बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा हिंदी आपको। साहित्य।
का इतिहास। बिल्कुल अब हम बिल्कुल नहीं। पढ़ेंगे, अब हो सकता है पाठ्यक्रम में लगे डॉक्टर संजीव कुमार जी का लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि आप इतना वृहद लिख रहे हैं। मैंने समयकालिक के साथ साथ विदागत डॉक्टर भी लिखा है। नगेंद्र का पढ़ा। विदागत का भी लिखा है, जी और साथ में तकरीबन 100 साहित्यकारों के बारे में चर्चा भी है। हाँ, वो तो फिर हिंदी साहित्य के इतिहास में आएगा ही। ये कोशिश की है, ये हमारी ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अगले 2-3 महीनों में शायद शेप ले ले। जी, तो समापन करें सर। हाँ हाँ, सबको तो आभार, आज सबको धन्यवाद। डॉक्टर आप बहुत संजीव कुमार जी की अद्भुत पुस्तक नृत्य का ज्ञान कोश, जिसे आदरणीय BL आच्छा जी ने बताया हमें कि काव्य कोश होता तो और अच्छा होता, तो काव्य कोश ही है वो। हाँ काव्य वो में ज्ञान समेटा हुआ है उन्होंने। तो नाम आप ना, ना, सबने, नाम नाम आप करेक्शन के साथ ले लीजिए। अच्छा साहब जी के बिल्कुल सजेशन पे बिल्कुल, कैलकुलेट किया मैंने जाए। सारे सुझाव लिख लिए हैं। मैं रिपोर्ट में के अलावा आपको भेज दूंगी और रात को रिपोर्ट लिखूंगी। थैंक तो यू। आदरणीय BL आच्छा जी, आदरणीय विजय कुमार तिवारी जी, आदरणीय भंवरलाल जाट जी, और आज के केंद्र बिंदु आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी, हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपने पुस्तक लिखी तो आज हम सबको ये सब सीखने, जानने, समझने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत आभार। पुनः मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय वामा अकादमी के मंच के अन्य कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रणाम। शेयर घुमाएंगे। अच्छा,